आज के ई व्याख्यान में हम बात करेंगे इमाइल दुर्खीम के बारे में। इमाइल दुर्खीम हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, जिन्होंने समाजशास्त्र को पद्धति शास्त्र और जो है हमारे विभिन्न अवधारणाएं, ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और इन अवधारणाओं से दुर्खीम का नाम समाजशास्त्र में एक अग्रणी समाजशास्त्रों के रूप में लिया जाता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, सामाजिक विचारकों में, हमारे पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष समाजशास्त्र में हम दुर्खीम को पढ़ते हैं। दुर्खीम की आज जो हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और इसके तहत दुर्खीम की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है सामाजिक एकता की अवधारणा पर हम बात करेंगे। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्र में दुर्खीम का एक बहुत ही अनुपम योगदान है। दुर्खीम के अनुसार समूह का जो विकास है उसकी एकता या उसकी सुदृढ़ता के अंतर्गत निहित होता है। यह एकता एक सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता का अंग है। अर्थात समाज के अंतर्गत जो एकता दिखाई देती है, सुदृढ़ता दिखाई देती है, तो व्यक्ति उस एकता का ही एक भाग है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने, व्यवहार करने से सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता और भिन्नता दोनों ही सामाजिक एकता को उत्पन्न करते हैं। समान शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएं लोगों को एकीकरण की ओर ले जाते हैं। जब तक लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति सामीप्य आने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। भिन्नता और असमानता दोनों समाज में पाए जाते हैं। इस प्रकार कार्यों की भिन्नता, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं, सभी लोगों को निकट आने का और मिलकर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन से ही सामाजिक एकता का जो एक अंतर्निहित कारक है, अर्थात श्रम विभाजन में ही सामाजिक एकता का जो रहस्य है वो दुर्खीम के अनुसार कायम होता है। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है। यह समाज में नैतिक आदर्शों के आधार पर निहित होती है। यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है। यह समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। यह सामूहिक चेतना की जो है अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत होती है। समाज के लोगों में जितना अधिक लगाव और निकटता की भावना होती है, समाज में उतनी ही मात्रा में अधिक एकता पाई जाती है। दुर्खीम का कहना है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार, श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता दुर्खीम ने बताई है, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। हम यांत्रिक एकता की जब बात करते हैं तो यांत्रिक एकता सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों में यह एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की जो परिस्थिति, भूमिका, विचारों और विश्वासों और यहाँ की जो प्रणालियां हैं उनमें मानसिक, सामाजिक और नैतिकता पाई जाती है। इन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है, लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा लगभग समान प्रकार की आवश्यकताएं होती है। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है। लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हुए इन परंपराओं, जनमत और धार्मिक नियंत्रण के आधार पर जो है अपना आचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में मिल जाता है और यह समूह के साथ यंत्रवत सोचता है, कार्य करता है और आज्ञाओं का पालन करता है। इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को इसी कारण से हम यांत्रिक एकता कहते हैं। तो दुर्खीम का यह कहना है कि जो सरल समाज है, आदिम समाज है, परंपरागत समाज है, उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। और दमनकारी कानून यांत्रिक एकता को पारस्परिक रूप से संबंधित माना है। इसी एकता की व्याख्या के दौरान अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या दुर्खीम ने की है। यांत्रिक जो एकता वाला समाज है उसकी जो विशेषताएं दुर्खीम ने जो बताई है, उन विशेषताओं में यह पाया जाता है कि यह समाज अविभेदीकृत और भेदभाव रहित होता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार का, जहां यांत्रिक एकता पाई जाती है, उन समाजों में जटिलता नहीं होती, ये एक सरल समाज के रूप में होता है।
यानी कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत आदिम समाज और ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग और आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो होती है, परंतु आर्थिक विषमता का जो है विषम या भयंकर रूप या हमको देखने को नहीं मिलता है। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती है, संपूर्ण गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले या उस क्षेत्र का जो मुखिया है वो आनुवंशिकता के आधार पर बनता है और हायरार्की में उसका स्थान ऊंचा होता है। निर्णय पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे समाजों में मानसिक और सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में एक रूपता पाई जाती है। विश्वासों, व्यवहारों एवं मतों में समानता पाई जाती है, साम्यता पाई जाती है और परंपरा ऐसे समाजों में समरूपता उत्पन्न करती है, अर्थात परंपराओं के आधार पर ये समाज गवर्न होते हैं। ऐसे समाज में व्यक्तिवाद का नितांत अभाव पाया जाता है। इन समाजों के अंतर्गत जो यांत्रिक समाज होते हैं, व्यक्ति का द्वितीय स्थान होता है, अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। या समाज मुख्य होता है, व्यक्ति गौण होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में घुल मिल जाता है। व्यक्ति में व्यक्तिगत चेतना होती है और उसी के आधार पर वह अपने कार्यों को संपन्न करता है। सामूहिक चेतना के सम्मुख व्यक्तिगत जो चेतना है वो नगण्य और द्वितीय के रूप में हमको दिखाई देती है। इन समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व पाया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इसमें शंका उत्पन्न करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है या समाज की जो है भावनाओं को वह नहीं मान रहा है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है एवं व्यक्ति समय मतलब व्यक्ति और काल समय से ऊपर है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता रहती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून प्रधान रूप से पाए जाते हैं। दमनकारी कानून का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना प्रमुख होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण आधार नैतिकता होती है, अर्थात नैतिकता के आधार पर जो है यांत्रिक एकता बनी रहती है। यांत्रिक एवं सावयवी दोनों प्रकार के समाजों में नैतिकता धरातल पर समाज में पाई जाती है, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है आधुनिकता के कारण, और यांत्रिक समाजों में नैतिकता का आधार सुदृढ़ होता है और नियंत्रण भी बनाए रखने के लिए नैतिकता वहां पाई जाती है। इन समाजों में जनसंख्या कम होती है, हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में राजनीतिक जीवन को अगर हम देखते हैं तो न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले समूह के द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर कानून बनाते हैं, उसे लागू करने एवं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का कार्य करते हैं। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, तो इसलिए इनको एक सार्वजनिक तौर पर निपटाया जाता है। इस प्रकार के समाजों में हम देखते हैं कि कानून का जो पक्ष है वो काफी मजबूत होता है और इसमें कानून की जो पालना है वो सामूहिक स्तर पर देखी जाती है। आर्थिक संगठन भी यांत्रिक समाजों में भरण पोषण वाली सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के आधार पर होता है। भोजन तथा वस्त्र, आवास की पूर्ति इन समाजों में बहुत मुश्किल से होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव हो पाता है और जो अर्थव्यवस्था है वो जीविकोपार्जन के स्तर की होती है, तो वर्गों का भी इसमें अभाव पाया जाता है और संपत्ति सामूहिक होती है। धार्मिक संगठन यांत्रिक समाजों वाले जो समाज है यांत्रिक एकता वाले, उनमें धर्म की प्रधानता होती है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में दिखाई देता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म एक सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दमनकारी कानून के आधार पर दुर्खीम ने इन समाजों में अपराध और दंड की जो व्याख्या की है, उसमें अपराध की व्याख्या दमनकारी कानून के आधार पर हुई है और
किसी भी व्यक्ति की सामूहिक चेतना पर चोट पहुंचाना माना जाता है। सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य करता है उसको अपराध माना जाता है। इसलिए समाज, संपूर्ण समाज जो है यांत्रिक एकता वाला, वो अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात के रूप में माना जाता है, अर्थात प्रत्येक समूह के अंदर ऐसी भावनाएं होती है समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती है, और उसके विरुद्ध कार्य को ही दुर्खीम ने अपराध के रूप में परिभाषित किया है। और दंड की व्यवस्था भी जो है सामूहिक रूप से होती है। अपराध का दंड जो है मात्रा, प्रकृति व सामूहिक आधार पर तय की है, और एक दंड अपराध के प्रति एक भावात्मक प्रतिक्रिया है, और सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इस प्रकार दुर्खीम ने यांत्रिक एकता के बारे में बताया, और यांत्रिक एकता के आधार पर उन्होंने समाज को सामूहिक आत्मा माना है, और प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा के भीतर ये सामूहिक आत्मा निवास करती है, और यांत्रिक एकता इसका कारण होती है। तो इस प्रकार दुर्खीम ने यांत्रिक एकता को जो है समाज में श्रम विभाजन के तहत बताया, जो कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आगामी व्याख्यानों में हम सावयवी एकता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।